नमस्कार आप सभी को स्वागत है आपका द एसएससी वॉरियर्स में। और बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने भाग 2 के बारे में। हमारा संविधान का भाग 2 क्या कहता है। और उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, भाग 1 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो कि हमारा 1 से लेकर 4 तक आर्टिकल है। अगर आपको वीडियो देखनी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अभी के लिए जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, नागरिकता के बारे में बात करेंगे। तो नागरिकता के जो आर्टिकल हैं 5 से लेकर 11 तक रहने वाले हैं। और ये हम 26 जनवरी 1950 को जो नागरिकता अधिनियम बनाए गए उनके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक्चुअल में जो नागरिकता अधिनियम बनाया गया वो 1955 में बनाया गया था। और यहाँ पे 26 जनवरी 1950 को जो नागरिकता के लिए अधिनियम बनाए गए कि कौन कौन भारत का नागरिक होगा और कैसे वो भारत की नागरिकता ले सकता है। इसका कारण हम बात करेंगे 1947 जब हमारे भारत का विभाजन हुआ। तो विभाजन के दौरान कई सारे लोग पाकिस्तान गए और पाकिस्तान से कई सारे लोग भारत आए। तो उनके लिए नागरिकता के लिए जो प्रावधान बनाए गए वो इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो सबसे पहले हम आर्टिकल 5 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आर्टिकल 5 हमारा क्या कहता है। आर्टिकल 5 के अनुसार जो व्यक्ति भारत में रह रहा हो, जिसका भारत में अधिवास क्षेत्र हो, जो व्यक्ति भारत में जन्मा हो या फिर उनके माता पिता का जन्म भारत में रहा हो, या अगर कोई व्यक्ति 1950 से 5 वर्ष पूर्व अगर भारत में रहा हो, तब भी उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। और ये हमारा संविधान जब हमारा लागू हुआ था तब ये अधिनियम लाया गया था। तो आर्टिकल 5 आपको बिल्कुल सिंपल वे में समझ में आ गया होगा। और आगे हम बात करते हैं आर्टिकल 6 के बारे में। आर्टिकल 6 हमारा बोलता है कि भाई जो लोग पाकिस्तान से भारत में आए उनके लिए नागरिकता का प्रावधान दिया गया था। कैसे, पहले यहाँ पे समझिएगा कि 1935 को एक अधिनियम लागू हुआ था जिसे बोला जाता है भारतीय अधिनियम। और भारतीय अधिनियम में एक और चीज आपको याद रखनी है बच्चों, जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो उसमें 395 आर्टिकल्स थे। और जब हमारा संविधान बना था तो 395 आर्टिकल में से 250 आर्टिकल 1935 के एक्ट से लिए गए थे। और 1935 के एक्ट के तहत अगर माता पिता या दादा दादी भारत में रहे हो तब हमारे भारत में उसको नागरिकता मिल सकती है। या तो अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत में आया तो उसको नागरिकता कैसे मिलेगी, उसको नागरिकता लेनी पड़ेगी। तो इसके लिए भारत में एक अधिनियम लाया गया 19 जुलाई 1948 को एक अधिनियम लाया गया। इसे परमिट अधिनियम बोला गया बच्चों, परमिट अधिनियम बोला गया। इसमें बोला गया कि अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत में आ रहा है तो उसे वहां के जो उच्च अधिकारी होगा या फिर जो अधिकारी वहां पे नियुक्त होगा उससे सिग्नेचर करा के लाने पड़ेंगे और भारत में आकर वो भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। तो ये तो हमने बात कर ली। लेकिन अगर हम बात करें 19 जुलाई 1948 को, इसके बाद अगर जो भारत में व्यक्ति आए, अब समझिएगा, इसके बाद जो भारत में व्यक्ति आए उनके लिए क्या अधिनियम रखा गया। उसके बाद यह अधिनियम रखा गया कि अगर आप उसके बाद भारत में आते हो तो भारत में आने के बाद आपको कम से कम 6 महीने भारत में समय व्यतीत करना होगा। 6 महीने तक आपको रहना पड़ेगा। उसके बाद आपको भारतीय सरकार आपकी नागरिकता प्रदान कर देगी। तो ये हमारा आर्टिकल 6 बोलता है। होपफुली समझ में आ गया होगा। आर्टिकल 7 जब हम बात करते हैं तो इसमें बोला गया कि पाकिस्तान में कुछ प्रवासियों की नागरिकता। अब कुछ इस प्रकार हुआ कि जब हमारा देश विभाजित हुआ तो इसमें क्या हुआ कि भाई कुछ लोग जो थे, जैसे हम बात करें कि कुछ पाकिस्तान गए और कुछ पाकिस्तान से भारत में आए। ये अनुच्छेद उन लोगों के अधिकारों से संबंधित है जो 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान चले गए लेकिन भारत में वापस लौट आए। ये वही वाला अधिनियम है। समझिएगा कि जब हमारा जो 19 जुलाई 1948 जो हमारा परमिट अधिनियम आया था, अब कुछ लोग तो चले गए। अब जाने के बाद क्या हुआ कि भाई उनको लगा कि पाकिस्तान में हम रह नहीं सकते हैं, पाकिस्तान में हम निवास नहीं कर सकते हैं। अगर वो निवास नहीं कर सकते हैं तो जिसकी वजह से उन्होंने सोचा कि हम भारत में आए। भारत में आने के लिए वही आपको ये परमिट अधिनियम आपको याद रखना है, जिसमें ये बोला गया कि अगर आपको भारत का नागरिक बनना है तो भारत के नागरिक बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि भारत में आओ, 6 महीने रहो, आप नागरिकता के लिए अपना आवेदन दो और आवेदन देने के बाद आपको भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी। ठीक है। तो ये पाकिस्तान जो गए और उसके बाद पाकिस्तान से वापस लौट के जो भारत आए उनके लिए नागरिकता है, ना कि पाकिस्तान के लिए नागरिकता है। ये आपको याद रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल 8 हमारा क्या क्या बोलता है कि भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता। अब देखो आर्टिकल 6 और 7 अगर हम बात करें तो आर्टिकल 6 और 7 आज के टाइम पर लागू नहीं होता है। आज के टाइम पर लागू नहीं होता है। जो लोग पाकिस्तान से आए वो आर्टिकल 6 बोलता है, ठीक है, पाकिस्तान से आए
और आर्टिकल 7 बोलता है जो पाकिस्तान गए और उसके बाद वापस आए उनके लिए नागरिकता का प्रावधान था। आर्टिकल 8 हमारा बोलता है कि भाई ये अनुच्छेद भारतीय मूल के लोगों के रोजगार, विवाह, शिक्षा के प्रयोजनों के लिए भारत से बाहर रहने के अधिकारियों से संबंधित है अगर उनके माता पिता भारत के निवासी हैं या फिर भारत के नागरिक हैं। तो यहाँ पे समझिएगा कि देखा होगा कि काफी सारे लोग जो है वो पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं, काम करने के लिए बाहर जाते हैं या फिर किसी और पर्पज के लिए बाहर जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति बाहर जाता है, बाहर रहता है, खाता पीता है, नहाता है, धोता है, कुछ भी करता है, तो क्या उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी? हम बोलेंगे बिल्कुल भी नहीं। नागरिकता उसकी समाप्त नहीं होगी। वो कब तक नागरिकता समाप्त नहीं होगी? जब तक वो व्यक्ति स्वयं से बाहर की नागरिकता नहीं लेता है। अगर उस व्यक्ति के माता पिता भारत के निवासी हैं और अगर वो व्यक्ति बाहर जाके कार्य कर रहा है तब उसकी नागरिकता बनी रहेगी। हमारा आर्टिकल कौन सा बोलता है? आर्टिकल 8 बोलता है। बच्चे वाले समझ में आ गया होगा। एक बार दोबारा बताता हूं आपको। आर्टिकल 5 आपको बता दिया कि जन्म के आधार पर, माता पिता के आधार पर और निवास के आधार पर आर्टिकल 5 के तहत आपको नागरिकता मिल जाएगी। आर्टिकल 6 आपका बोलता है कि जो लोग पाकिस्तान से भारत में आए उनके लिए नागरिकता, 19 जुलाई 1948 से पहले जो है उनके लिए नागरिकता, और 19 जुलाई 1948 जो परमिट अधिनियम था उसके तहत जो पाकिस्तान गए और फिर उसके बाद भारत में आए तो उसके लिए नागरिकता दी गई। और आर्टिकल 8 हमारा बोलता है कि जो लोग बाहर रह रहे हैं, भारत के काम कर रहे हैं, रोजगार ले रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं और उनके माता पिता भारत के निवासी हैं, भारत के नागरिक हैं, तब तक उस व्यक्ति की नागरिकता बनी रहेगी जब तक वो स्वयं बाहर की नागरिकता नहीं अपना लेते हैं। अनुच्छेद 9 बोलता है कि अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से अपने आप बाहर की नागरिकता लेता है तब उसकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार हमारे को पता चलता है कि भारत में एकल नागरिकता है। बच्चों कौन सी नागरिकता है? एकल नागरिकता है। तो भारत में दोहरी नागरिकता नहीं है, भारत में एक ही नागरिकता है। अमेरिका वाला हमारा देश नहीं है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, एक राज्य की नागरिकता मिलती है और एक देश की नागरिकता मिलती है। हमारा भारत जो है वो सिर्फ एकल नागरिकता देता है, वो हमारे भारत की नागरिकता है। ठीक है। और हम भारत में कहीं पर भी रह सकते हैं, कहीं पे भी जा सकते हैं, कहीं पे भी खा सकते हैं, कहीं पे भी पी सकते हैं। इसमें कोई भी रोक टोक नहीं है क्योंकि हम भारत के नागरिक हैं, ना कि किसी राज्य के नागरिक हैं। अनुच्छेद 10 के बारे में बात करें, कोई भी व्यक्ति जिसे इस भाग के किसी भी प्रावधान के तहत भारत का नागरिक माना जाता है वह तब तक नागरिक बना रहेगा जब तक संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के अधीन होगा। मतलब अगर कोई व्यक्ति अपने नागरिकता के अधिनियम का उल्लंघन करता है तब उस व्यक्ति से उसकी नागरिकता छीनी जा सकती है। समझिएगा बच्चों। आर्टिकल यहाँ पे 9 बोलता है, आर्टिकल 10 बोलता है, आर्टिकल 10 के तहत कि अगर कोई व्यक्ति नागरिकता के अधिनियम का उल्लंघन करता है तब उस व्यक्ति से उसकी नागरिकता छीनी जा सकती है। ठीक है, ये वाला भी आपको क्लियर हो गया होगा। आर्टिकल हम 11 बोलते हैं। आर्टिकल 11 में क्या है? संसद कानून द्वारा नागरिकता के अधिकारों को विनियमित करेगी। संसद द्वारा नागरिक के अधिकार जो है वो बने रहेंगे। संसद द्वारा हमारे नागरिकता के अधिनियम में बदलाव किए जाएंगे और ये जो बदलाव करता है वो गृह मंत्रालय करता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखना कि नागरिकता के अधिनियम में कौन सा मंत्रालय बदलाव करता है, तो वो गृह मंत्रालय करता है और किसके तहत होगा? संसद के कानून के तहत होगा। तो यहां तक हमने डिस्कस कर लिया। होपफुली के वीडियो आपको समझ में आ रही होगी। अब यहाँ पे 5 से 11 तक तो हमारे को समझ में आ गया कि ठीक है सर, 5 से 11 तक तो हमारे को समझ में आ गया। अब थोड़ा सा 1955 का जो नागरिकता अधिनियम आया था उसको भी समझा, तो बिल्कुल समझाएंगे, क्यों नहीं समझाएंगे। सॉरी, 1955 के अनुसार अब यहाँ पे समझिएगा कि कुछ और चीजें भी होंगी, कुछ और चीजें भी यहाँ पर हुई थी। 1955 नागरिकता अधिनियम के तहत क्या बोला गया कि भारत में आप किस किस प्रकार से नागरिकता ले सकते हो वो समझिएगा। पहला कि जन्म के आधार पर। इसमें बाद में बदलाव किया गया, क्यों किया गया ये भी आपको समझाऊंगा। कि देखो यहां पे बोला गया 1955 में कि अगर कोई व्यक्ति भारत में जन्म लेता है तो भारत का नागरिक कहलाया जाएगा। देखो कितना बेकार अधिनियम आया था। क्यों? एक बात सोचो कि भाई पाकिस्तान के 2 जोड़े आए, भारत में बच्चा पैदा कर दिया, बच्चा पैदा करने के बाद बोला भैया लो भारत की तुम्हारा नागरिक बन गया। ये तो बहुत ज्यादा गड़बड़ हो गई यार। तुम बच्चा पैदा कर रहे हो भारत में आके और उसको भारत का नागरिक बना दिया, कल को आतंकवादी बनेगा, धाए धाए कर देगा सबके ऊपर, है ना। तो ये भी थोड़ी सी मुश्किल वाली बात है। फिर बाद में इसमें बदलाव किया गया, बदलाव हम आगे बात करेंगे। नागरिकता कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो जन्म के आधार पर। फिर हम बात करें वंश के आधार पर। कैसे? वंश के आधार पर।
अब यहाँ पे वंश के आधार पर एक और अधिनियम आया था। यहाँ पे बोला गया था वंश के आधार पर कि पिता का भारत में होना बहुत ज्यादा जरूरी है, कि पिता भारत का नागरिक होगा तो बच्चे को भारत की नागरिकता मिल जाएगी। माता तो आई नहीं, माता तो आई नहीं, है ना। महिला सशक्तिकरण को तो आगे बढ़ाना, महिला को बुरा लगेगा। उसके बाद यहाँ पे फिर से अधिनियम किया गया। अब यहाँ पे समझो कैसे, वंश के आधार पर पहले ये बोला गया था, बाद में बोला गया कि माता पिता के आधार पर हम नागरिकता दे देंगे। वंश के आधार पर कि अगर उसके पिता यहाँ पर जन्मे हैं या फिर पिता की नागरिकता है, माता पिता की नागरिकता है, उसका बच्चा भाई कहीं और जन्म ले लेता है तो उसकी नागरिकता खत्म नहीं होगी, इसकी नागरिकता बनी रहेगी और भारत का नागरिक रहेगा। पंजीकरण के आधार पर आप क्या कर सकते हो भाई, आप किसी लेडी से विवाह कर लो और विवाह करने के बाद भारत में रहो तो नागरिकता ऐसे नहीं मिलेगी। कहीं बोलो कि भैया फॉरनर ले आए, रशियन ले आए, और उसके बाद बोलो कि भैया मैंने तो विवाह कर लिया, विवाह के बाद अब तो मेरी मौज हो गई, है ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। देखो भारत में रहने के बाद अगर विवाह हो जाता है तो विवाह के उपरांत उसको कम से कम 7 साल तक, कितने 7 साल तक भारत का निवासी बन के रहना पड़ेगा, भारत का निवासी बन के रहना पड़ेगा। उसके बाद उस व्यक्ति को नागरिकता प्रदान की जाएगी, ये चीज याद रखना, ठीक है। मतलब तब तक वो भारत में रह सकते हैं, वोट वगैरह नहीं दे सकते हैं, भारत के नागरिक नहीं कहलाएंगे। क्या पता कल को कुछ और हो जाए। यहाँ पे भी बदलाव किया गया था, पंजीकरण में भी बदलाव किया गया था। समझिएगा कैसे, यहाँ पे बोल दिया कि भैया ऐसे पाकिस्तान वाला कोई व्यक्ति जो आया और उसके बाद विवाह कर लिया, विवाह करने के बाद भारत में आया, मतलब ऐसे बाहर का व्यक्ति, मतलब पाकिस्तान का व्यक्ति आया भारत में, किसी लेडी से विवाह कर लिया, यहाँ पे रहा, और उसके बाद क्या हुआ कि भाई बच्चा पैदा हुआ, भारत का वंशज हो गया कि माता भी यहीं की है, गड़बड़ हो जाएगी, है ना। तो इसमें भी बदलाव किया गया देशीकरण के आधार पर। देशीकरण, यहाँ पे देशीकरण का मतलब है कि अगर मान लो कि भाई कोई व्यक्ति भारत में आ रहा है और भारत में आने के बाद उसको चाहिए कि भाई भारत तो यार बहुत ज्यादा बढ़िया है, मेरे को भारत की नागरिकता चाहिए, क्या उसको भारत की नागरिकता मिलेगी? नहीं मिलेगी। ऐसे भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए कम से कम उसको 10 वर्ष भारत में बिताने पड़ेंगे, और साथ ही साथ भाषा, कला, विज्ञान आदि क्षेत्रों में, मतलब किसी एक क्षेत्र में उसको क्या करना पड़ेगा, अपना टैलेंट जो है विकसित करना पड़ेगा, ये चीज सीखनी पड़ेगी। उसके बाद 10 साल बाद उस व्यक्ति को भारत की नागरिकता मिल सकती है। अब यहाँ पे अगला समझिएगा, लास्ट हमारा बोलता है क्षेत्र के समावेश द्वारा। क्षेत्र के समावेश द्वारा कैसे हो सकता है कि भाई यहां पर अगर किसी राज्य क्षेत्र को हमने अपने में मिला लिया, फिर अपने देश में किसी राज्य को मिला लिया जो कि पहले बाहर का था, उसके लिए बाहर से अधिनियम चलते थे, अलग से नागरिकता थी, तो उन व्यक्ति को नागरिकता मिल जाएगी। एग्जाम्पल के लिए हम बोल सकते हैं मार्च 1975 में सिक्किम को मिलाया गया था। बच्चों किसको मिलाया गया था? सिक्किम को मिलाया गया था। तो अगर सिक्किम को मिलाया गया तो इसमें उन लोगों को नागरिकता मिल जाएगी क्षेत्र का समावेश द्वारा। तो 1955 के अधिनियम के तहत हम 5 प्रकार से क्या कर सकते थे, नागरिकता अपना सकते थे, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, अब यहाँ पे ये जो अधिनियम थे, यहाँ पे तो बहुत बार गड़बड़ हुई यार, इनको बहुत बाद में समझ में आया था। 55 में इन्होंने अधिनियम बनाया और 87 में इनको समझ में आया, सॉरी 86 में समझ में आया यार कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है, गड़बड़ को सुधारते हैं। गड़बड़ को सुधारने के लिए इन्होंने क्या किया, 2019 से पहले लगभग 5 बार संशोधन किए, 1986, 92, 2003, 2005 और 2015, इन सब में इन्होंने बार बार बदलाव किए, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं सबसे पहला अधिनियम 1986 का संशोधन किया गया। कौन किसमें संशोधन किया गया? 1955 के अधिनियम में संशोधन किया गया। बड़े दिनों बाद याद आया कि भैया चलो कोई बात नहीं, जन्म से नागरिकता का प्रतिबंधित किया गया। मतलब जन्म से, मतलब अगर कोई व्यक्ति भारत में जन्म ले रहा है, ये प्रतिबंधित है कि भैया भारत में जन्म लेने से तुम्हारी नागरिकता नहीं बनेगी, कल को तुम धाए धाए कर तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। डी वाला तो समाप्त कर दिया है। इसके लिए आवश्यक कर दिया गया कि बच्चे के जन्म के समय कम से कम एक माता या पिता भारत के नागरिक हो। इसमें भी बदलाव किया गया, यहां पे भी समस्या सॉरी, कैसे यहां पे बोला गया कोई एक यहां पर भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो। मान लो कि भैया जो यहाँ पे जो पुरुष होते हैं वो थोड़े से मनचले होते हैं। मनचले का मतलब समझ लो कि भैया लड़की आंख मार दे तो ऐसे तुरंत उनके ऐसे फड़फड़ाने लग जाते हैं। तो इसी वजह से क्या हुआ कि मान लो कि बाहर की औरत आई और बोली कि भैया हमको तुमसे प्यार हो गया, वो बोले ठीक है प्यार हो गया, चलो हम शादी कर लेते। शादी के बाद क्या कर लिया, बच्चा कर लिया, है ना, भारत की नागरिकता दे दी, और माता के पास रह के उन्होंने सारा सारा ताम झाम समझा दिया कि भैया हमारा जो मकसद है क्या नहीं है, क्या नहीं है।
यहाँ पे फिर से बदलाव किया जाएगा। तो यहाँ पे 1986 का अधिनियम बोला गया कि जन्म से नागरिकता समाप्त, माता या पिता में से कोई एक व्यक्ति जो है भारत का नागरिक होगा तो हम उसको नागरिकता दे देंगे। फिर 1992 में फिर से संशोधन किया गया, फिर से इनको याद आया, भारत में अवैध रूप से रहने वाले लोगों पर जुर्माना का प्रावधान किया गया। मतलब ये वाला जो है माता या पिता, कि भाई अवैध रूप से नहीं आ सकते हो, वैध रूप से आओ। अगर अवैध रूप से आओगे तो तुम्हारे को सजा मिलेगी कि भैया तुम तो एक तो भारत के नागरिक नहीं, अवैध रूप से आए, अवैध रूप से विवाह किया तो आपको इसके लिए सजा मिलेगी। 2003 में फिर से संशोधन किया गया, जन्म द्वारा नागरिकता की परिभाषा को और सख्त बनाया गया। इसमें यह अनिवार्य कर दिया गया कि बच्चे के जन्म के समय दोनों माता या पिता, समझिएगा बच्चों, माता या पिता भारतीय नागरिक हो, या एक माता पिता भारतीय नागरिक हो और दूसरा माता पिता अवैध प्रवासी ना हो। मतलब इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली आप ये समझो कि ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति बाहर किसी से विवाह करता है या फिर बाहर का कोई व्यक्ति भारत में आके विवाह करता है तो वो अवैध तरीके से ना करे, पूरे वैध तरीके से करे। मतलब चोरी चुपके कुछ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल अच्छे से होना चाहिए, पूरा संपूर्ण रूप से, तब उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है, चलिए समझिएगा। उसके बाद ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया ओसीआई की श्रेणी शुरू की गई। भारत सरकार के लिए नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर एनआरसी बनाना अनिवार्य कर दिया गया। ये वही वाला है, विवाह वाला है, एनआरसी अनिवार्य कर दिया गया कि अगर आप भारत के नागरिक हो तो भारत के नागरिक के लिए आपको राष्ट्रीय रजिस्टर करना पड़ेगा, एनआरसी करना पड़ेगा। उसके बाद ये भी बोला गया कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया ओसीआई की श्रेणी शुरू कर दी गई। कौन कौन यहाँ पर है ये भी समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं 2005 में फिर से संशोधन किया। बदलाव, नागरिकता मतलब बहुत बड़ी चीज है। ठीक है, भारत के बाहर पैदा हुए भारतीय वंश के लोगों के लिए नागरिकता का प्रावधान में ढील दी गई। दोहरी नागरिकता को कुछ पात्र व्यक्तियों के लिए अनुमति दी गई। कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो कि दोहरी नागरिकता ले सकते हैं, लेकिन कुछ ही व्यक्तियों के लिए दी गई। लेकिन जब हम यहाँ पे कुछ लोगों के बारे में बात करते हैं, मान लो कि बच्चा बाहर पैदा हुआ है, माता पिता यहाँ के, तो नागरिकता मिलेगी। 2015 का संशोधन किया गया। अब यहाँ पे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखना कि अभी ये जो एनआरसी वगैरह चला, सीए वगैरह चला, ये सब क्या है या फिर इन सब में हमारे को कैसे समझना पड़ेगा, समझिएगा। 2015 का जो संशोधन हुआ इसमें बोला गया पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई, ये जो शरणार्थी थे, जो अल्पसंख्यक भारत में आए, उनको हम नागरिकता देंगे। 2000 दोबारा समझिएगा कि 2015 का अधिनियम बोला, 2015 में जो संशोधन हुआ उसमें बोला गया पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में जितने भी अल्पसंख्यक रह रहे थे और भारत में आकर वो रहे, उनको हम नागरिकता प्रदान करेंगे। ठीक है, ये 2015 का अधिनियम बोला। 2019 का संशोधन क्या है कि नागरिकता संशोधन विधेयक, मतलब सीएए पास हुआ था बच्चों। अगर आपको याद हो बहुत ज्यादा दंगे हुए थे 2019 में, एक कानून पास हुआ था नागरिकता का, अगर आपको याद हो बहुत ज्यादा दंगे हुए थे। जामिया इस्लामिया मिलिया जो था, यहाँ पे भी बहुत ज्यादा दंगे हुए, अलग अलग दंगे हुए, लोगों को मारा गया, पुलिस वालों को पीटा गया, काफी सारे दंगे हुए थे सिर्फ इसको लेके। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई अल्पसंख्यकों के लिए अल्पसंख्यकों के लिए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का क्या बना दिया गया, पात्र बना दिया गया। इन धर्मों के प्रवासियों के लिए आवश्यक निवास अवधि को 11 साल से घटाकर 5 साल कर दिया गया था। मतलब प्रवासियों के लिए आवश्यक निवास, ये जो प्रवासी आए थे, पहले यहाँ पे बोला गया कि भैया तुम इतने साल रह सकते हो, लेकिन बाद में 5 साल कर दिया गया था। मतलब ये बोल दिया गया कि भाई यहाँ पर जितने भी गैर मुस्लिम लोग हैं वो भारत में रुके, उनको नागरिकता पात्र दिया जाएगा, नागरिकता उनको दिया जाएगी। लेकिन जितने भी मुस्लिम लोग हैं जो कि अवैध रूप से भारत में आए, अवैध रूप से भारत में रहे, वो भारत के नागरिक नहीं कहलाए जाएंगे। इसी वजह से बहुत ज्यादा दंगे हुए थे 2019 में बच्चों, समझिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला। तो यहां तक हमारा नागरिकता समझ में आ गया होगा, नागरिकता अधिनियम समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं थोड़े से ऑब्जेक्टिव के बारे में। देखो पूरा समझ में आया होगा और थोड़ा सा हम ऑब्जेक्टिव के माध्यम से भी समझेंगे। क्यों? क्योंकि जब भी बच्चों आप कोई भी टॉपिक क्लियर करते हो तो टॉपिक क्लियर करने के बाद हमारा ऑब्जेक्टिव करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिससे हमारे को ये याद रहे कि हमने क्या क्या टॉपिक में पढ़ा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारत में नागरिकता के लिए मूल आधार क्या है, कि हम किस में मतलब हम कैसे भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। 1955 का अधिनियम मैंने आपको बताया था कि 5 तरीकों से आप भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हो। कैसे? जन्म के आधार पर, वंशानुगत के आधार पर, पंजीकृत के आधार पर,
और आप देशीकरण के आधार पर और जीते गए क्षेत्र के आधार पर हम नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं 5 तरीकों से। जो जन्म का आधार है, वंश का आधार है, तो ए और बी हमारा दोनों यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा बच्चों। ये वाला समझ में आ गया होगा। जो डाउट हो वो कमेंट सेक्शन में पुट करो, नेक्स्ट वीडियो में आपको डेफिनेटली उसका आंसर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में नागरिकता का वर्णन इनमें से किस अनुच्छेद में है। स्टार्टिंग में ही बताया था वीडियो के कि भाई अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक जो हमारे आर्टिकल है वो हमारा बोलता है नागरिकता के अधिनियम है। कौन से? नागरिकता के अधिनियम है। भारत में कौन सी नागरिकता की अवधारणा अपनाई जाती है? कौन सी नागरिकता की अवधारणा अपनाई जाती है कि भारत का नागरिक जो है वो कौन सी नागरिकता अपनाएगा? एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता, बहु नागरिकता, इनमें से कोई सी नहीं है। हमारे को पता है कि भारत में सिर्फ कौन सी नागरिकता चलती है बच्चों? सिर्फ एकल नागरिकता चलती है। कौन सी? एकल नागरिकता। निम्नलिखित में से कौन भारत में जन्म के आधार पर नागरिकता प्राप्त कर सकता है? वह व्यक्ति जिसका भारत में जन्म हुआ हो, वह व्यक्ति जिसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो, वह व्यक्ति जिसके माता पिता में से कोई एक भारत में संविधान लागू होने से पहले यहां पर रहा हो, वो ले सकता है। तो भाई यहां पर ये तीनों ही सही हैं, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा बच्चों? डी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे हम बात करते हैं कि भारत में वंशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवश्यक शर्तों में शामिल है। क्या यहाँ पर शामिल है वो हम बात करते हैं। कि भारतीय मूल का होना, भारत में कम से कम 12 साल का निवास करना, संविधान का ज्ञान होना, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पे भाई वंशीकरण के आधार पर नागरिकता कैसे प्राप्त की जा सकती है? भारत में वंशीकरण के आधार पर भारतीय मूल का होना बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों। क्या होना? बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट पुट कर सकते हैं। तो उसके बाद निम्नलिखित में से किन आधारों पर भारत की नागरिकता समाप्त की जा सकती है? त्याग, छिन जाना, अन्य देश की नागरिकता स्वेच्छा से ग्रहण कर लेने पर। देखो तीनों, त्याग देने पर कि आप नागरिकता त्याग दो, छीन जाना मतलब अगर आप ऐसी कोई गतिविधि करते हो जहां पे नागरिकता के अधिनियम का उल्लंघन होता है तो भी छीन जाएगी। किसी दूसरे देश की नागरिकता अगर आप अपनाते हो तो भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तो यहाँ पे उपरोक्त डी इसका क्या हो जाएगा बच्चों? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी जब थोड़ी देर पहले पढ़ा, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया ओसीआई कार्ड धारक भारतीय नागरिकों के अधिकारों के बीच मुख्य अंतर क्या है? ओसीआई कार्ड धारक मतदान नहीं कर सकता है। ओसीआई कार्ड धारक कृषि भूमि नहीं खरीद सकता है। ओसीआई कार्ड धारक कुछ विशेष सरकारी पदों के लिए अयोग्य है, या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे समझिएगा कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया समझ रहे हो? जिसने क्या किया हो, यहाँ पे सीज करके रहा हो, या फिर यहाँ पे भारत में किस प्रकार रहा हो, भारत में अवैध तरीके से रहा हो या फिर किसी अन्य तरीके से रहा हो। तो यहाँ पे ओवरसीज का समझिएगा कि भाई यहाँ पर कैसे रहा हो, इन तरीके से। अगर ओवरसीज है तो यहाँ पे क्या है? मतदान नहीं कर सकता। सीज वाला व्यक्ति है कि मतदान नहीं करेगा, कृषि भूमि नहीं खरीद सकते, बिल्कुल सही है। ठीक है। कार्ड धारक कुछ विशेष सरकारी पदों के लिए अयोग्य है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे उपरोक्त से भी इसका क्या होगा बच्चों? करेक्ट आंसर होगा। नागरिकता अधिनियम 1955 कई बार संशोधन किए गए हैं। इसमें नवीनतम संशोधन नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 ने क्या पेश किया? इसने पेश किया कि नागरिकता मतलब पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए नागरिकता का तेज मार्ग होगा। मतलब जितने भी अल्पसंख्यक हैं, गैर मुस्लिम हैं, जो भारत में आए उनको भारत में रहने की छूट दी गई। तो यहाँ पे इसका ये क्या हो जाएगा बच्चों? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक हमारी वीडियो समाप्त हो जाती है और नागरिकता के बारे में हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया। होपफुली आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा, वीडियो में भी मजा आया। भैया देखो हमारे को तो मजा ही आता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और ऐसी वीडियो आती रहेगी। कमेंट सेक्शन में पुट कर दीजिएगा अपने क्वेश्चन, डेफिनेटली उसका आंसर दिया जाएगा। तो आज के लिए वीडियो समाप्त करते हैं। आज के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, मीट यू अगेन इन नेक्स्ट क्लास गाइस।